दोस्तों हमारे पास है कि कोशिका गतिविधियों को नियंत्रित की जाती है, किसके द्वारा की जाती है ये आपको बताना है। तो कोशिका गतिविधियों को किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो एक हम छोटा सा एक आपको हम बता दें। एक बार हम थोड़ा सा आप लोगों को इसका हल्का सा थ्योरी दे देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये आगे का प्रश्न करेंगे, पहले 1 मिनट की हम वो दे दें। दोस्तों इसमें हम लोग इसमें सेल का फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, 30 क्वेश्चन करेंगे और 30 क्वेश्चन लगभग में करेंगे। इससे पहले जो है उसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको दे दें। ये अगर एक सेल है तो सेल में जो अंदर में जो पार्ट होते हैं, सेल के अंदर में जो अवयव होते हैं उसमें हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, और बहुत सारे पार्ट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वैकुलस, प्लास्टिड, प्लास्टिड हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और भी होते हैं, ये हम आपको बताएंगे। ये सेल मेम्ब्रेन, सेल वाल। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर एक एक करके जानते हैं सबका जो है कि किसका कौन सा काम होता है। ये सेल है, सेल में अलग अलग इतने अवयव होते हैं, और कौन सा अवयव का क्या काम है वो हम लोग जानते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो पाया जाता है, जब हम लोगों के शरीर का जो हम लोग पाचन होता है हम लोगों का शरीर में, और शरीर में पाचन होने के बाद वो जो छोटी आंत के इलियम से अवशोषण, भोजन के अवशोषण के बाद जो ग्लूकोज हम लोग के शरीर में जाता है, वो सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म में इसका ग्लूकोज का जो है वो वहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस होता है। क्या होता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद वो बन जाता है क्या, पायरुविक अम्ल बन जाता है। मतलब कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक अम्ल में, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये पायरुविक एसिड में इससे क्या होता है कि हम लोगों को यहाँ पर कि 2 एटीपी का हम लोग को फ़ायदा होता है। यहाँ पे टोटल 4 एटीपी बनता है, जिसमें कि 2 एटीपी इसको बनाने में ही, मतलब कि ग्लूकोज को तोड़ने में ही खर्च हो जाता है। तो हम लोगों के पास टोटल कितना, 2 एटीपी यहाँ से हम लोगों को मिलता है। और इसके बाद ही पायरुविक एसिड जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्रेब्स चक्र के थ्रू से ऑक्सीजन की उपस्थिति, माइटोकॉन्ड्रिया में ये पायरुविक एसिड से ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका टूटता है, और यहाँ पर 2 उसी का बनता है। और यहाँ पे ये पायरुविक अम्ल का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण होता है, और इससे हम लोगों को 2 अणु ग्लूकोज मिलता है। इससे हम लोगों को 18 एक एटीपी से हम लोगों को, मतलब एक ग्लूकोज से 18 एटीपी और 2 ग्लूकोज से 36, तो 36 एटीपी का हम लोगों को क्या हो जाता है दोस्तों, फ़ायदा हो जाता है। एक पायरुविक एसिड से 18 और दूसरे से 18, मतलब 36, और 2 हम लोगों को जो ग्लाइकोलाइसिस में हुआ था 2 का फ़ायदा, तो 38। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, हमें 38 एटीपी एनर्जी मिलते हैं। इसीलिए हम लोग को माइटोकॉन्ड्रिया को इसका ऊर्जा गिरी कहा जाता है, मतलब पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग जो है वो गोल्गी बॉडी का करते हैं। तो गोल्गी बॉडी का काम क्या है, गोल्गी बॉडी का काम होता है कि इसमें परिवहन का काम होता है। इसका गोल्गी बॉडी का काम क्या होता है, परिवहन का काम होता है। जो भी इंडोप्लाज्मिक, जैसे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बनता है तो इसे वो वहाँ से ला करके ये लाइसोसोम के थैले में डाल देता है ना। तो ये काम होता है गोल्गी बॉडी का, मतलब कि जो भी सेल में जो भी परिवहन का काम होता है वो गोल्गी बॉडी के थ्रू से होता है। और दोस्तों उसके बाद वैकुलस हो गया। वैकुलस का काम क्या होता है, इसका काम होता है वाटर स्टोरेज का काम होता है। इसका वैकुलस का काम क्या होता है, वाटर स्टोरेज का काम होता है। ये जो है प्लांट और एनिमल दोनों सेल में पाया जाता है। एनिमल में ये थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि एनिमल को कम पानी की ज़रूरत होती है, और प्लांट्स को ये प्लांट में बड़ा होता है। इसमें छोटा होता है, प्लांट में क्या होता है, प्लांट में बड़ा होता है, क्योंकि प्लांट को अधिक पानी की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद दोस्तों सेंट्रोसोम
सेंट्रोसोम का काम क्या होता है दोस्तों? सेंट्रोसोम का काम है कोशिका का विभाजन करना, कोशिका का विभाजन करना और नई कोशिका का बनाना। तो जब भी दोस्तों सेल के अंदर अगर कोई भी उसका अंग डैमेज हो जाता है तो क्या होता है, उसको वहाँ पे सबसे पहले वो लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को लाइसोसोम क्या करता है, उस पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को उस पर छिड़क करके उसको पचा लेता है। क्या करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से उसको पचा लेता है, मतलब सफाई कर देता है उसका। उसके बाद वहाँ पर न्यूक्लियस उसको इन्फॉर्मेशन देता है सेंट्रोसोम को कि आपको इसका बनाना है। तो सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका विभाजन का काम करता है। क्या करता है दोस्तों, कोशिका विभाजन का काम करता है। सबसे अधिक कोशिका विभाजन दोस्तों लीवर में होता है, सबसे कम कोशिका विभाजन मस्तिष्क में होता है। और उसके बाद हम लोग वैक्यूलस पढ़ लिए हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ते हैं दोस्तों। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या होता है, ये दो तरह का होता है। एक होता है खुरदरा और एक होता है सॉफ्ट। जिसमें सॉफ्ट होता है ये वसा का निर्माण करता है, जिसमें ये जो सॉफ्ट होता है वो वसा का निर्माण करता है, और जो रफ होता है मतलब खुरदरा होता है ये राइबोसोम यहाँ पर पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है यहाँ पर। और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। लेकिन यहाँ पर दो तरह के राइबोसोम पाए जाते हैं, एक 70S और एक 80S। जो 70S होते हैं ये प्राकृतिक कोशिका में मतलब कि अविकसित कोशिकाओं में पाए जाते हैं, और 80S जो होते हैं वो यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, मतलब कि विकसित जीवों में ये पाया जाता है। तो दोस्तों अगला क्या है, अब हम लोग सब कुछ जान लिए। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का काम क्या होता है दोस्तों? न्यूक्लियस का काम होता है कि ये सारा जो भी सेल के अंदर जो भी क्रिया हो रही है, सारा क्रिया का नियंत्रित कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। और सारा जो इन्फॉर्मेशन होता है वो न्यूक्लियस के पास में होता है। और अब हम लोग क्या जानते हैं, गोल्गी बॉडी हो गया है सब कुछ। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है दोस्तों? सेल मेम्ब्रेन एक अर्धपारगम्य झिल्ली होता है जो किसी को आने और जाने की अनुमति देता है। इसकी ये सेलेक्टेड चीज़ों को आने की अनुमति देता है और जाने की अनुमति देता है। और सेल वाल, सेल वाल दोस्तों क्या होता है, सेल वाल जो होता है ये प्लांट सेल में पाया जाता है। अगर ये सेल है, सेल के ये जो है अगर सेल मेम्ब्रेन है तो इसके और बाहरी भाग में एक और अथी होता है, तो उसमें ये सेल मेम्ब्रेन ये दो पाया जाता है। बाहरी भाग ये है सेल वाल। सेल वाल अलग अलग चीज़ों का सेल वाल अलग अलग चीज़ों से बना होता है। जैसे अगर पादप का सेल वाल पूछा जाए तो वो सेल्यूलोज का बना होता है, और शैवाल का भी सेल वाल जो है कोशिका भित्ति वो सेल्यूलोज का बना होता है। अगर कवक की कोशिका भित्ति पूछी जाए तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, और बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है दोस्तों। तो अब हम लोग अपने प्रश्न पे आते हैं और प्रश्न को करते हैं दोस्तों। ये हमारा पहला प्रश्न है कि कोशिका गतिविधियाँ नियंत्रित किसके द्वारा की जाती है? तो कोशिका गतिविधियाँ किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है दोस्तों? तो न्यूक्लियस के द्वारा की जाती है, और न्यूक्लियस के द्वारा। हमारा सही आंसर न्यूक्लियस हो जाएगा। हम लोग एक देख लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? ये प्लास्टिड है, लवक होता है, और ये क्लोरोप्लास्ट हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। और साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मतलब कि ये कोशिका द्रव है। इसे हम आगे पढ़ेंगे। बोलता है दोस्तों आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर क्या होता है? दोस्तों जो डीएनए होता है, तो डीएनए में क्या होता है, डीएनए में हमारा कौन सा बेस होता है? तो इसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन पाया जाता है दोस्तों। ये डीएनए में पाया जाता है। और अगर आरएनए की बात जब हम लोग करते हैं तो ये थाइमिन की जगह पे हमारा क्या हो जाता है, हमारा थाइमिन की जगह पे यूरेसिल आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों? तो यूरेसिल आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर आ जाएगा, ये यूरेसिल आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ सही आंसर आ जाएगा यूरेसिल। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है कि कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो दोस्तों कहाँ पर होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बोलता है वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति के कारण से होता है? तो दोस्तों किसके कारण से होती है? कोशिका भित्ति, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। सेल वाल, क्योंकि प्लांट में सेल वाल पाया जाता है और जंतु में सेल वाल नहीं पाया जाता है। दोस्तों ये है सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है दोस्तों? सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो तंत्र की होती है। अगर हम लोग जीव में बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे छोटी जो होती है वो माइकोप्लाज्मा का होता है। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है। अगर यही हम मनुष्य में बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो
क्या होता है, ओवरी होता है जो महिला में पाया जाता है, और सबसे छोटा जो होता है वो स्पर्म होता है, ये स्पर्म होता है, ये पुरुष में पाया जाता है। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्राकृतिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर प्राकृतिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका है। तो दोस्तों कोशिका दो तरह की होती हैं, एक यूकेरियोटिक कोशिका और एक प्राकृतिक कोशिका। जो दोस्तों प्राकृतिक कोशिका होती है ये अल्प विकसित होता है, मतलब ये पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है। यूकेरियोटिक कोशिका ये विकसित होता है। और जो प्राकृतिक कोशिका होता है इसमें क्या पाया जाता है, इसमें राइबोसोम पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न के अनुसार से देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्राकृतिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो क्या नहीं पाया जाएगी दोस्तों, तो न्यूक्लियस, ये कोशिका भित्ति, राइबोसोम, केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली। तो क्या होगा दोस्तों, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन जो है वो नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा कोशिका झिल्ली नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। राइबोसोम पाया जाता है, कोशिका झिल्ली भी पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन। ये केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है दोस्तों, केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि कोशिका के राइबोसोम को नष्ट कर दिया जाए तो क्या नहीं होगा। तो दोस्तों राइबोसोम से हमारा कौन सा काम होता है, राइबोसोम हमारा कहाँ पाया जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाया जाता है। एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है, और रफ पे ही क्या हमारा पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। ये दो तरह के होता है, एक 70S, एक 80S। और जो 80S होता है ये राइबोसोम में क्या करता है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या करता है, राइबोसोम हमारा प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो अगर राइबोसोम को नष्ट कर दिया जाए तो हमारा प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। क्या नहीं होगा दोस्तों, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बोलता है दोस्तों कि न्यूक्लिक अम्ल किस में होता है, न्यूक्लिक अम्ल किस में होते हैं, तो केंद्रक और कोशिका द्रव ये दोनों में पाया जाता है। कौन सा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। बोलता है निम्नलिखित में से किस में वास्तविक ट्रू केंद्र नहीं पाया जाता है। तो किस में दोस्तों, तो देखिए ये हरा शैवाल क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है, कवक भी बहुकोशिकीय होता है, लाइकेन भी बहुकोशिकीय होता है, जीवाणु क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रू केंद्र नहीं पाया जाता है। दोस्तों हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो हमारा अलग हो जाएगा वही आंसर भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे कि जीवाणु में केंद्रक, ट्रू केंद्र मतलब वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है ये कि ये क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि लाइसोसोम आत्महत्या का थैली है क्योंकि उसमें क्या होता है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। हम लोग बताए थे आपको कि ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ये आप कहाँ बनता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ एथी में पार्ट में बनता है, रफ में बनता है। और इसको जो है वो कौन लेके आता है, ये कौन लेके आता है दोस्तों, तो उसको लेके आता है गोल्गी बॉडी लेके आता है। और कहाँ पर डालता है, लाइसोसोम के थैली में डाल देता है। तो यहाँ पर लाइसोसोम आत्महत्या के थैली, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन है कि राइबोसोम किसके बने होते हैं। तो राइबोसोम जो है वो आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों, आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन कितना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको याद रख लीजिएगा। कितना होता है, 2 लाख गुना होता है। कितना होता है, 2 लाख गुना होता है। कितना होता है, 2 लाख गुना होता है। बोलता है प्याज को छीलने या काटने पर आँखों में प्रभुत मात्रा में आंसू आने लगता है कि उसका कारण क्या होता है। तो उसमें गंधक मतलब कि सल्फर की उपस्थिति के कारण से क्या हो जाता है, प्याज में कोशिकाओं के में विद्यमान गंधक, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। बोलता है एक कोशिका, ये क्या है दोस्तों, एक कोशिका में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है। तो एक कोशिका में जो सर्वाधिक पाया जाता है वो प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, प्रोटीन पाया जाता है। हमारा आंसर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है। तो कहाँ होता है दोस्तों, राइबोसोम होता है। बोलता है प्लाज्मा झिल्ली क्या है। प्लाज्मा झिल्ली के बारे में आपको कौन सा ट्रू है ये बताना है। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, ये नहीं हो जाएगा। केवल जल के कोशिकाओं में प्रवेश और निकास के नियंत्रित करता है, तो नहीं। कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करता है, तो यही हमारा दोस्तों हो जाएगा ये। क्योंकि ये क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है, अर्धपारगम्य होता है और ये इसको संचय करके रखता है। दोस्तों ये क्या है कि सेल शब्द को किसने दिया, तो जानते हैं हम लोग कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। और सबसे पहले जो है कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने ही देखा था 1665 ईस्वी में। लेकिन दोस्तों एक बात बता देते हैं, रॉबर्ट हुक ने जो देखा था वो सेल वाल था। क्या था, सेल वाल था। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर बोलता है माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन होता है। क्या होता है,
क्या होता है, श्वसन होता है, और वहाँ पर मतलब कि वायवीय श्वसन होता है। वायवीय श्वसन के कारण से क्या हो जाता है, उसमें जो पार्विक उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और वहाँ से बहुत मात्रा में ऊर्जा निकलती है। बोलता है सभी कवक सदैव क्या होते हैं, तो कवक क्या होते हैं दोस्तों, कवक जो है वो सेप्रोफाइट्स मतलब कि मृतोपजीवी होते हैं। क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसी को कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। दोस्तों बोलता है कवकों में संचित भोजन किसके रूप में होते हैं, तो कवकों में संचित भोजन ग्लाइकोजन और तेल के रूप में होते हैं। किसके रूप में, ग्लाइकोजन और तेल के रूप में। दोस्तों ये बोला है कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है, तो आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। क्योंकि जो दोस्तों जो आरएनए बना होता है किसका, प्रोटीन और, क्योंकि दोस्तों राइबोसोम जो बना होता है वो किसका बना होता है, राइबोसोम जो वो आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। तो यहाँ पर आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है कि प्रोटीन का संश्लेषण में सहायता करना होता है। लेकिन प्रोटीन का संश्लेषण होता कहाँ है, तो राइबोसोम में। बोलते हैं डीएनए का मूल मात्रक है, डीएनए का मूल मात्रक क्या है दोस्तों, डीएनए का मूल मात्रक जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होता है। दोस्तों ये लिखा गया कि ईस्ट क्या है, तो ईस्ट क्या है, ईस्ट मतलब कवक। कवक क्या है हमारा दोस्तों, प्रायोक्रेटिक है, नहीं यूकेरियोटिक है, हाँ ये हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा यहाँ तक था और ये हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। तो आप लोग जो है अगला पार्ट जल्दी आएगा।